हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट है ये आपके आगामी बिहार पीसीएस और साथ ही आरओ के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जीएस जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन जीएस के दिए हैं आपके तीनों एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो बीपीएससी है उसकी डेट डिसाइड हो चुकी, यानी कि अब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। जो 2 शिफ्ट का था, यानी कि जो एग्ज़ाम में डेट पहले दी गई थी 13-14 दिसंबर दी गई थी, तो वो अब जो है आपका 13 दिसंबर डिसाइड हो चुका है, यानी कि 13 दिसंबर को आपका पेपर है बिहार का। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो अच्छे से टेस्ट वगैरह सॉल्व करिए और वहाँ के बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करिए। बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर। और आपका यूपी पीसीएस का जो है, तो ये तो जो 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम था वो तो स्थगित हो चुका है, लेकिन अभी डेट जो है डिसाइड नहीं है। मिड यानी कि मध्य दिसंबर दे रहे हैं, उसमें संभावित है डेट, तो अभी फिक्स नहीं हुई है। तो आप लोग दिसंबर मान के चलिए और उसी बेस पे तैयारी करिए। तो ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोग आगामी तीनों एग्जामों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम लिंक से चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे जो बाइलिंगुअल है, हम हिंदी का यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। कौन सा यहाँ पे विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 251। तो यहाँ पे जो विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है वह है अनुच्छेद 248। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 249 जो है यह राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 249। और अनुच्छेद 250 जो है यह यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में उल्लेख है इसमें। और अनुच्छेद 251 तो संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगतता किसमें संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 251 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 248। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 में यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में विषय वस्तु दिया है। यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 371, तो अनुच्छेद 371 जो है यह किससे संबंधित है? 371 तो 371 जो है ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 भी जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 सी तो इसका जो संबंध है यह मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है, तो सी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 ई जो है यह आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में है। तो यहाँ पे सब जो है सुमेलित ही हैं, यानी कि 1 2 3 4 इसका सही कूट होगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया? क्लोरोपायरिफॉस सल्फेट, एट्राजीन नाइट्रेट, डाइजीनान पराक्साइड या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो किसके कारण ये रोक लगा था? तो ये एथिलीन ऑक्साइड के कारण लगा था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमडीएच के और एवरेस्ट के 2 मसालों पर यहाँ पे रोक लगी थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे किन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह है मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब इनमें से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें से जो है राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? कारागार, जनगणना, मुद्रा या फिर बीमा। कौन सा इसमें से संघ सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे संघ सूची में जो शामिल नहीं है यह है कारागार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कारागार जो है यह राज्य सूची से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनगणना जो है और मुद्रा और बीमा ये तीनों क्या हैं? ये तो संघ सूची में शामिल है। कारागार जो है या राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में संसद द्वारा विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है। दूसरा कथन है यहाँ पे अनुच्छेद 252 के प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो संसद उन राज्यों के लिए विधि निर्माण कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। दोनों कथन के बारे में जो दिया हुआ है ये भी से बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में उनके प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 157 में क्या है, तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए अहर्ताएँ इसमें दिया गया है। तो ए का हो जाएगा चौथा, और बी का यहाँ पे अनुच्छेद 159 में, तो अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और अनुच्छेद 163 में क्या है, तो अनुच्छेद 163 में है यहाँ पे राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद 165 में तो राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वह संसद को राज्यसभा के संकल्प के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। 1966, 1977, 1982 या फिर 1955। तो ये किया गया था 1966 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा यानी कि IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठित किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन है, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो दोनों कथन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है यह सरकार का प्रमुख होता है और संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया का जो है प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन 2 में जो है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है, और यदि किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में व्यक्तिगत विवेक का भी प्रयोग कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो यहाँ पे राज्य कार्यपालिका से कौन सा भाग संबंधित है, तो यह संबंधित है भाग 6, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाग 5 में संघ का वर्णन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका किस में है, तो भाग 6 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो वस्तु एवं सेवा कर से जो संबंधित है वह है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ है पहला है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। दूसरा है राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर हुई थी, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि संघ और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था के कार्यकरण की समीक्षा की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार ने वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध और संविधान का भाग सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग भाग
14। ऑप्शन बी है आपातकालीन उपबंध भाग 18। ऑप्शन सी है सहकारी समितियां भाग 10। नागरिकता भाग 3। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग जो है यह भाग 14 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाग 18 में भाग 13 में जो है ये आपातकालीन उपबंध नहीं है। भाग 13 में आपका व्यापार वाणिज्य और समागम दिया हुआ है और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं और नागरिकता जो है यह भाग 2 में है। भाग 3 में जो है यह मूल अधिकार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पहले से सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित है। आपातकालीन उपबंध भाग 13 में नहीं है। 13 में जो है वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में यहाँ पे विषय दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 262। तो अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों पे जो विवाद होता है उससे संबंधित है। तो ए का हो जाएगा दूसरा। अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 संसद की अध्यादेश प्रख्यापित यानी कि जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। और अनुच्छेद 143 इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार दिया हुआ है। तो सी का हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 155 तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2143। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 22 में किया गया है। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों का विनिर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 371 से 371 जे में कुछ राज्यों के यहाँ पे चूँकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन तो जो ये दिया हुआ है कि इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 22 में किया गया है, गलत है। भाग यहाँ पे 21 में किया गया है। और पहाड़ी क्षेत्रों का विनिर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र शब्द उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के रूप में विनिर्धारित करता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है पदमुक्त किया जाता है उसी रीति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस में या फिर किन में द्विसदनीय व्यवस्था है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार इसमें है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 जो राज्य हैं ये द्विसदनीय हैं, यानी कि यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है चुनाव परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा कथन है किसी सदस्य द्वारा दल के प्रति निष्ठा में परिवर्तन दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। अब यहाँ पे कौन सा सही है? सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होता है? कौन सा इसमें से अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होगा? किसके लिए? तो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। तो यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता होता है यह इसका जो है
सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। यह एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल हो सकता है। तो यहाँ पे 6 माह का समयांतराल हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला है निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यावधि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन है संविधान में निर्वाचित आयोग के सदस्यों की कार्यावधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यावधि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। तो ये उपबंध जो है अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39 से या फिर अनुच्छेद 44 किसमें यह प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। तो ये सुविधा जो है ये प्रदान की गई 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में क्या है। तो 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ने राष्ट्रपति को राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया। और 10वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1961 हुआ है वह जो है यह किससे संबंधित है। यह दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था इसके द्वारा। और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा और दमन एवं दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। दूसरा कथन है वे पुनः नियुक्त के पात्र हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया हुआ है कि 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है, आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक यानी कि 65 वर्ष तक अपने पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पे 62 नहीं होगा, तो इस वजह से पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं, तो गलत है, इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा कथन है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे पहला सिर्फ सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दूसरे कथन में कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष ये टाइम है, इतने का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? भाग 13, भाग 11, भाग 9 या फिर भाग 12? कौन सा यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भाग 11। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वह भारतीय संविधान के भाग 11 में निहित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति यह निर्देश देने का अधिकार है, राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे सही नहीं है। तो पहले कथन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। तो केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में, तो यहाँ पे ये जो है पहला कथन गलत है, क्योंकि इसका जो सही होगा वह होगा कि राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, ये राज्यपाल को है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं होती हैं, लेकिन वे संसद के अधिभावी अधिकार के अधीन हो जाती हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो है यह गलत है, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था पंजाब में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में कहाँ पे लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था पंजाब में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266 या फिर अनुच्छेद 267? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 267 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 264 में जो है यह व्याख्या है और अनुच्छेद 265 में कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाएंगे और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की समेकित निधि एवं लोकलेखा निधि का प्रावधान है और अनुच्छेद 266 में आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है, इनको सुमेलित करना है। तो लद्दाख जो है वर्ष 2019 में बना, ए का तीसरा हो जाएगा। दमन एवं दीव, तो दमन एवं दीव वर्ष 1962 में हो जाएंगे, बी का चौथा हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार, तो अंडमान एवं निकोबार 1956 में और दादर एवं नगर हवेली तो 1961 में। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ है पहला है, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दूसरा है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे जो दिया हुआ है कि लक्षद्वीप और पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप और पुदुचेरी जो है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप, ये जानते रहिएगा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत आते हैं। ये केरल उच्च न्यायालय के तहत नहीं आते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे अधिक जीआई टैग्स हैं? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक जो है जीआई टैग्स हैं, जबकि सबसे अधिक वेटलैंड साइट अगर देखा जाए, यानी कि आर्द्रभूमि स्थल किसके पास सबसे अधिक हैं? तो रामसर स्थल, तो ये जो है तमिलनाडु के पास सबसे अधिक हैं। और जीआई टैग्स किसके पास सबसे अधिक हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने पहली बार पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी राव समिति या फिर एल.एम. सिंघवी समिति? तो कौन सी समिति के तहत ऐसा हुआ? तो ये हुआ था अशोक मेहता समिति के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की जो गठन हुआ था यह 1977 में किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है, इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई। दूसरा है, इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9A शामिल किया गया। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9A शामिल किया गया। तो इस जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इससे संविधान में भाग 9A को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 जी तक के उपबंध शामिल थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, और ये जो दूसरा वाला प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है 73वें संविधान के तहत ये नहीं हुआ था, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। तो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन से जो संबंधित है वह सिर्फ पहला यहाँ पे संबंधित है, दूसरा यहाँ पे नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही निर्देश में दे दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, बाजार और मेले? कौन सा यहाँ पे पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है यह पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य उपबंध नहीं है? कौन सा यहाँ पे अनिवार्य उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर कर एवं शुल्क लगाने की शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तो ये इसका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे आरंभ से लेकर अंतिम तक। गाडगिल समिति, थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जीवी राव समिति? तो यहाँ पे इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जीवी राव समिति, गाडगिल समिति, थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और जीवी राव समिति? तो जीवी राव जो है यह 1985 में बनी थी और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। थुंगन समिति जो है 1988 में बनाई गई थी
और गाडगिल समिति जो है यह कब बनी थी? यह भी 1988 में बनाई गई थी। तो सबसे पहले आएगी GV राव समिति, फिर हो जाएगा LM सिंघवी समिति, और फिर होगा, यानी कि सब सीक्वेंस सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले GV राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति, फिर थुंगन समिति और फिर गाडगिल समिति, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो एक तरफ पंचायती राज संस्था, दूसरी तरफ संविधान के संबंधित अनुच्छेद हैं। पंचायत लेखाओं की परीक्षा, पंचायत लेखाओं की परीक्षा किसमें है? तो पंचायत के लेखाओं की परीक्षा जो है यह 243 जे में है, 243 जे ए का हो जाएगा चौथा। और राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो है यह किस में है? तो अनुच्छेद 243 आई में है, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव, तो पंचायतों के जो चुनाव हैं वह किस में है? तो यह अनुच्छेद 243 के में हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। और स्थानों का आरक्षण तो अनुच्छेद 243 डी में हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? लॉर्ड मेयो का संकल्प, लॉर्ड रिपन का संकल्प, लॉर्ड माउंटेन्यू का संकल्प या फिर लॉर्ड मेटकाफ का संकल्प? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन का संकल्प। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पद त्याग कर सकता है। दूसरा है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करने का अधिकार दिया। दूसरा कथन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन जो है यह सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इनका सही आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ऑप्शन ए जो है यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है संपूर्ण देश में या किसी विशिष्ट क्षेत्र पर लागू हो सकती है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो है क्यों गलत है? तो यहाँ पे 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है। दूसरा है, यह आपराधिक यानी कि समनीय अपराध मामलों का निपटान प्रदान नहीं करता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किए किससे संबंधित है? परमाणु परीक्षण, बांग्लादेश की मुक्ति, नागा विद्रोह या फिर सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष? किससे संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत जिसके 40 वर्ष पूरे हुए किसमें? तो 2024 में। तो यहाँ पे ये संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था, जब भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के शीर्ष ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक आगे बढ़ी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 जो है यह सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित
किए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है रिट के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन होती है वो भारत के संचित निधि पर भारित होती है, ना कि राज्य के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नववर्ष सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल महाविषु संक्रांति, तमिलनाडु पुथंडु, हिमाचल प्रदेश विषु, असम रोंगाली बिहू, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ पे विषु दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसे बैसाखी के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण को गार्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसान, न्यूट्रिनो, मेशान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्ड पार्टिकल के नाम से हिग्स बोसान को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है। नाइफ सलमान रुश्दी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डी सुब्बा राव, जस्टिस ए मर्सिनरी सैम पित्रोदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे नाइफ जो सलमान रुश्दी दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। नाइफ जो है यह सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जस्ट अ मर्सिनरी जो है यह सुब्बा राव जी की पुस्तक है, और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक जो है यह सैम पित्रोदा की है। तो ये जो है ये सही नहीं दिए हुए थे, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए, यानी कि नाइफ जो है यह सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पत्तन दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश है, तो उनको सुमेलित करना है। सितवे पोर्ट कहाँ पे है, किस देश में। तो सितवे जो है यह म्यांमार में है। चाबहार पोर्ट, तो चाबहार जो है यह आपका ईरान में स्थित है। और चट्टोग्राम जो है यह बांग्लादेश में है। चट्टोग्राम मोगला दोनों जो है बांग्लादेश के पत्तन है। दुख बंदरगाह तो ओमान में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक सीमित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल शस्त्र का शस्त्रावसान कौन कर सकता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है। पहला है, यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्य प्राधिकार है। दूसरा है, यह मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है, ये सही नहीं है। यह राज्यपाल के लिए एक सलाहकार निकाय होता है। तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है साधारण विधेयक के संदर्भ में पहला कथन है, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो गलत है। इसे लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे जो है मंत्री या फिर किसी निजी सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, कौन सा इसमें से गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन
डी, यानी कि चारों जो हैं या गैर संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं? हमीदा बेग, मीरा सिंह, रोशनी गोस्वामी या फिर बिल्किस मीर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्किस मीर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह टीसैट 1A किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टीसैट 1A जो है किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? कौन सा इसमें से भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? तो बिझिंजाम जो है यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिझिंजम किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 233 से 237 तक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है जिन्हें जो है निचली अदालत भी कहा जाता है। राज्य उच्च न्यायालय के अधीन होने के कारण इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। वे जिला और निचले स्तरों पर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलियन मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जिसका उद्देश्य तंग शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। निम्नलिखित में से किस देश का दूतावास इसमें शामिल हुआ है? तो इसमें जो है इजराइल का दूतावास शामिल हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक है इसका जो आयोजन किया गया यह टर्मेज उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 5वां संस्करण था, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ उनका दिन दिया हुआ है कि कौन किससे दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस ये मनाया जाएगा आपका 24 अप्रैल को, 18 अप्रैल को नहीं हो। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को हो जाएगा। और विश्व विरासत दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस तो ये 22 मार्च को हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं? फातिमा बेग, अजीजा मीर, नईमा खातून या फिर शबाना शेख? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नईमा खातून बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान? कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा? कौन बना है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉचेस पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीता गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्रे रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत विश्व के हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चातीबू द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरूमध, एडम्स ब्रिज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कच्चातीबू द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह पाक जलडमरूमध के पास स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरूमध जो है यह भारत और
श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार संकट में है? तो ये जो है यह विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के टकराना यानी कि बिजली के झटके के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह संकट में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में जो है यूनिकॉर्न कितने हैं? तो ये 67 हैं टोटल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चीन है, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य जो है यह है कि वायु यातायात प्रबंधन यानी कि ATM को परिष्कृत और मजबूत करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का सदस्य चुना गया है? किसे चुना गया है? तो जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 10वीं रैंक, 11वीं, 12वीं या फिर 14वीं? कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत का जो स्थान है यह 10वां है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि FIDE के लिए क्वालिफाई किया? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी या फिर विदित गुजराती? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी गुकेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।